मुंबई इंडिया। रात का वक्त। अपार्टमेंट में मिरांश रिदम को हक किए हुए आराम से सो रहा था। वही रिदम चुपचाप बस लेटी हुई कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और वो कुछ मिरांश से ही रिलेटेड था। रिदम मन में बोली, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर अनिरुद्ध अंकल तुमसे मिलने आए ही क्यों, उन्हें काम क्या हो सकता है। सोचते हुए उसने एक बार मिरांश को देखा और फिर धीरे से उसने मिरांश का हाथ अपने पेट पर से हटाया। कुछ ही पल में रिदम उठकर बैठी और वो तुरंत बेड से खड़ी होकर अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चली गई। बालकनी में जाकर रिदम ने अपना फ़ोन चेक किया। उसके पास अनिरुद्ध का नंबर था जो कि उसने पिछली बार ही लिया था। रिदम ने बिना कुछ सोचे समझे अनिरुद्ध को कॉल कर दिया। कॉल पिक होते ही वो बोली, मैं रिदम बोल रही हूँ, आपको याद हूँ मैं। दूसरी तरफ से अनिरुद्ध बोला, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर यू, मिरांश की वाइफ, तुम्हें भूल नहीं सकता। रिदम कुछ पल रुककर बोली, आप आज मिरांश से मिले थे, कोई खास वजह। अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, जब तुम्हें ये पता कि मैं उससे मिला था तो ये क्यों नहीं पता चला कि मैं क्यों मिला था। रिदम कुछ पल रुककर बोली, क्योंकि मिरांश ने नहीं बताया मुझे, इसलिए नहीं पता, आप बताओगे। अनिरुद्ध कुछ पल रुककर बोला, मिरांश का बर्थडे आ रहा है, तुम्हें कुछ पता हो, आई मीन वो सिंगर है, तुम जानती हो उसे, कुछ याद करो जो हर साल कॉमन हो। रिदम कुछ सोचते हुए बोली, कॉमन, हाँ याद आया, हर साल इसी टाइम पर कोई ना कोई बखेड़ा करता है। आई रिमेंबर लास्ट ईयर उसने एक क्लब में लड़ाई की थी, उसके बाद बहुत बखेड़ा हुआ था। पुलिस केस की भी नौबत आ गई थी, वो तो गौतम ने आई थिंक सब कुछ संभाल लिया था। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर बोला, एग्जैक्टली रिदम, तुम्हारा हस्बैंड अपने ही बर्थडे के दिन खुद को टॉर्चर करता है, खुद की इज्जत का भी तमाशा बनाते हैं, खुद का भी तमाशा बनाते हैं। रिदम धीरे से बोली, वॉट। बोलकर उसने एकदम से मुड़कर अंदर सो रहे मिरांश को देखा जो कि आराम से सो रहा था। रिदम चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। उसके दिमाग में कई सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर क्यों मिरांश ये सब कर रहा था। अनिरुद्ध फिर से बोला, मानवी। रिदम बीच में बोली, मिरांश की बर्थडे के साथ साथ मानवी आंटी के डेथ एनिवर्सरी भी है, राइट। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली पर उसने कुछ बोला नहीं। रिदम लाचारी से बोली, मिरांश खुद को टॉर्चर करता है सिर्फ और सिर्फ इन चीजों की वजह से। अनिरुद्ध अचानक से बोला, रिलैक्स रिदम, खुद को परेशान मत करो, तुम्हारे हस्बैंड को आदत है पूरे साल में एक दिन खुद को तकलीफ देने की। और रिदम बीच में बोली, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। बोलते हुए उसकी नजरें मिरांश की तरफ ही थी। अनिरुद्ध कंफ्यूजन से वह बोला, व्हाट डू यू मीन, इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम रोक सकती हो। रिदम धीरे से बोली, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती अनिरुद्ध अंकल, पर पूरी कोशिश करूंगी, सच में आई विल ट्राई कि मिरांश इस बार खुद को तकलीफ ना दे। रिदम ने अनिरुद्ध के बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर दिया और वो तुरंत अंदर चली गई। वो वापस बेड पर बैठी और अपना फोन नाइट स्टैंड पर रख कर धीरे से बोली, आई लव यू पति, और आई प्रॉमिस के इस बार तुम्हारा बर्थडे बहुत स्पेशल होगा। तुम खुश होंगे, इस बात की तकलीफ नहीं होने दूंगी तुम्हें कि तुमने अपनी माँ को उसे दिन खोया जिस दिन तुम पैदा हुए, और उस वक्त खोया जब तुम पैदा हुए। बोलकर उसने सर झुकाकर मिरांश के फोरहेड पर हल्की सी किस कर ली और वही उसके पास लेट गई। अगला दिन रिदम वॉशरूम से बाहर आए और उसकी नज़र मिरांश पर चली गई जो कि अभी भी सो रहा था। रिदम ने एक बार टाइम चेक किया, सुबह के 7 बजे बज रहे थे। वो खुद से बोली, आज मैंने तुम्हें बीट कर दिया, देखते मिस्टर मिरांश रघुवंशी, उठने के बाद तुम रिएक्ट कैसे करोगे, पर तुम खुद की उठोगे, मैं हूं ना तुम्हें उठाने के लिए। बोलकर उसने अपने गीले बालों को एक तरफ किया और मिरांश की तरफ बढ़ गई। मिरांश के पास पहुंचकर रिदम हल्का सा झुकी और उसके ऐसा करते ही उसके बालों से टपकता हुआ पानी सीधे मिरांश के चेहरे पर गिरा। मिरांश ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधे रिदम की नजरों से जा मिली। वो कुछ पल रुककर बोला, व्हाट ए साइट प्रिंसेस, अगर ऐसी सुबह हर रोज हो तो मेरा हर दिन अच्छा जाएगा। रिदम धीरे से बोली, तुम्हारे चेहरे पर हैरानी नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसे कैसे, सुबह के 7 बजे बज रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं फ्रेश हो चुकी, और तुम इतना नॉर्मल रिएक्ट करे जैसे मैं सुबह हर रोज 7 बजे उठ जाती हूँ। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, तो तुम क्या चाहती थी प्रिंसेस, मैं तुम्हें हैरानी वाले रिएक्शन दूं और उसके बाद मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम इतनी जल्दी उठ कैसे गई, व्हेन आई नो कि आज तुम्हें जल्दी जाना था तो तुम जल्दी उठ गई, वेरी सिंपल। रिदम एकदम से सीधी खड़ी होकर बोली, ये कोई बात नहीं होती है पति। मिरांश बैठते हुए बोला, यही बात होती है प्रिंसेस, और तुम्हें अपना जो भी काम है खत्म कर लेना, उसके बाद हम दोनों को उदयपुर जाना है। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, रियली, मैं भाई से मिलेगी, वो कितने दिनों बाद में उनसे मिलेगी, ऊपर से भाभी भी प्रेग्नेंट है, उनके लिए भी कुछ लेकर जाना पड़ेगा फिर। मिरांश बीच में बोला, प्रिंसेस एक काम करो, आगे 10 साल की प्लानिंग तुम मेरे सामने यहीं पर कर लो, कैन यू प्लीज स्टॉप इट।
रिदम धीरे से बोली, तुम्हें मेरे बोलने से प्रॉब्लम होती है? मिरांश खड़ा होकर बोला, प्रिंसेस अगर तुम्हारे बोलने की बात है तो तुम पूरे दिन बोलते रहो, मैं सुनने को तैयार हूं, पर मेरे बारे में। बोलकर उसने रिदम के गाल पर किस किया और तुरंत वॉशरूम चला गया। उसकी जाती रिदम खुद से बोली, ये खुद तो सेल्फ ऑब्सेस है या फिर मुझे पूरे दिन में इसकी बातें करूंगी, सीरियसली ऐसा नहीं होता। बोलकर उसने एक बार आज की डेट चेक की। मिरांश का बर्थडे कल था और कल वो दोनों उदयपुर में होने वाले थे। रिदम खुद से बोली, इस बार तुम्हें खुद को परेशान नहीं करने दूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जिसकी वजह से तुम परेशान हो। आई प्रॉमिस पति, इस बार तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट नहीं जाने दूंगी। बोलकर उसके फेस पर एक हल्के से मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में साहित्य और अभिराज इस वक्त दोनों स्टडी रूम में थे और वो दोनों किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे थे। अभिराज अचानक से बोले, मिरांश रिदम को लेकर यहाँ पर आ रहा है, क्या धानी माँ बनने वाली है? तो फिर एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, आज रात को वो दोनों आएंगे। साहित्य बिना अभिराज की तरफ देख बोला, आई डोंट नो, अगर आना होगा तो आ जाएंगे। अभिराज कुछ पल रुक कर बोले, कुछ बदले बदले से मिजाज लग रहे हैं तुम्हारे, कोई बात परेशान कर रही है? साहित्य एकदम से अभिराज को देखकर बोला, नहीं दादू, कोई बात परेशान नहीं कर रही है, बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बोलकर वो फीका सा मुस्कुराया और फिर वापस फाइल की तरफ देखने लगा। अभिराज गहरी सांस लेकर बोले, साहित्य तुम मेरे पोते हो, मेरा खून अच्छे से समझ सकता हूँ मैं तुम्हें। साहित्य बिना एक पल गवाए बोला, तो फिर आप मिरांश को क्यों नहीं समझते? खून तो वो भी है ना आपका, आई मीन। अभिराज बीच में ही बोले, वो मेरा खून होकर भी खून नहीं है, क्योंकि वो खून के नाम पर धब्बा है। अब उसके बारे में बात करके मेरा और अपना मूड मत खराब करो। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा उसके साइड लेती क्यों हो। ये सुनते ही साहित्य ने एक गहरी सांस ली और फिर वो कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद साहित्य स्टडी रूम से निकलकर बाहर चला गया। वो कुछ सोचते हुए अपने बेडरूम में जा रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर देव का मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि मिरांश रघुवंशी और रिदम सिसोदिया शाम तक उदयपुर पहुंच जाएंगे, वो दोनों आ रहे हैं। साहित्य धीरे से बोला, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे साथ आमना सामना हो जाना है मुझे, कि क्या कमी रह गई थी मेरे भरोसे और प्यार में जो तुमने ऐसा किया। इतनी सारी प्लानिंग की थी मैंने, सब कुछ अच्छे से सोचा था कि कब क्या कैसे करने पर तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी उसके पीछे से आवाज आई, क्या डिस्ट्रॉय किया मिरांश ने? ये सुनते ही साहित्य ने एकदम से मुड़कर वैशाली को देखा, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वैशाली अब तक ठीक हो चुकी थी, बस सर पर एक बैंडेज लगा हुआ था, उसके अलावा वो ठीक थी। साहित्य खुद को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं, आप यहाँ पर क्या कर रही है चाची? वैशाली उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं तुमसे बात करने आई थी, मुझे रिदम का फ़ोन नंबर चाहिए था, मिलेगा क्या? मिरांश फ़ोन नहीं उठा रहा था तो मैंने सोचा रिदम को कॉल कर लूं, क्योंकि मुझे जानने की इवान की कंडीशन कैसी है, बात नहीं हुई है उससे। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, डोंट वरी, मैं आपको नंबर भेज दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी आज शाम को धानी भी आ रही है और फिर एक अच्छा सा गेट टुगेदर है, आप तैयारी करिए, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, आप नानी बनने वाली है, राइट? वैशाली धीरे से बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि धानी खुश रहे, जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ ना हो। बोलकर वो वहां से चली गई। साहित्य अभी भी वैशाली की बातों के बारे में सोच रहा था। वो खुद से बोला, आई कांट बिलीव कि चाचू ऐसी हरकत करेंगे, पता नहीं चाची ये सब बर्दाश्त ही क्यों कर रही थी। अब उनके मामलों के बीच में मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास अपने खुद की इतनी प्रॉब्लम से ऊपर से ये बुरे सपने जो मेरा पीछा नहीं छोड़ते। एक गलती की मैं और आज तक परेशान हो रहा हूँ मैं। बोलते हुए उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। शाम तक मिरांश रिदम के साथ उदयपुर पहुंच चुका था। इस वक्त वो दोनों गाड़ी में बैठे बैठे और गाड़ी सीधे रघुवंशी पैलेस जा रही थी। रिदम मिरांश को देखकर बोली, भाई और भाभी तो वहीं पर होंगे, मैं उनके लिए जितनी सारी चीज उन्हें पसंद तो आएंगे ना? मिरांश बेफिक्रे अंदाज में बोला, प्रिंसेस तुम्हें ज्यादा पता होगा, आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस, मुझे किसी की पसंद नहीं पता। रिदम आई रोल करते हुए बोली, अपनी बहन की पसंद पता होगी ना तुम्हें तो? मिरांश बीच में बोला, नहीं पता मुझे, मैंने उसके साथ टाइम में कितने स्पेंड किया जो मुझे उसकी पसंद के बारे में पता होगा। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, ओके कोई बात नहीं, आई थिंक मैंने जो लिया है वो अच्छे लगेगा। बोलकर वो बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद गाड़ी रघुवंशी पैलेस के बाहर रुकी। मिरांश एक बार पैलेस की तरफ देखकर बोला, तमाशा शुरू। बोलकर वो तुरंत गाड़ी से उतर गया। अब तक रिदम भी गाड़ी से उतर चुकी थी और कुछ नौकर वहां पर आए जो गाड़ी में रखा हुआ सारा सामान अंदर ले जाने लगे। वहां पर कई सारी गाड़ियां पार्क थे, जिसका मतलब था कि गेस्ट आ चुके थे।
मिरांश रिदम का हाथ पकड़कर बोला, चले प्रिंसेस, आज की शाम बड़ी लंबी होने वाली है। ये सुनते रिदम ने कन्फ्यूजन से उसे देखा और फिर वो उसके साथ अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही मिरांश तेज आवाज में बोला, स्वागत नहीं हो रहा है मेरा, बात क्या है? ये सुनते सबकी नज़र मिरांश की तरफ चली गई। हाल अच्छे से डेकोरेटेड था। धानी और शिवम वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। उनके सामने कई सारे गिफ्ट रखे थे। वहीं आसपास कई गेस्ट भी मौजूद थे और अब सबका ध्यान मिरांश और रिदम की तरफ चला गया था। शिवम धीरे से बोला, आ गया ड्रामा की दुकान। धानी उसे देखकर बोली, ये क्या बात हुई शिवम? शिवम आई रोल करते हुए बोला, धानी तुम्हारा ये भाई ना ऐसा ही है, ये जहाँ जाएगा वहां पर ऐसा तमाशा करेगा कि सामने वाला कुछ बोल नहीं पाएगा। धानी कुछ कहने को हुई कि तभी मिरांश अपने दोनों हाथ फैलाकर बोला, क्या बात है, मेरी बहन प्रेग्नेंट है, मुझे इनवाइट किया गया और मेरा इंतजार किए बिना ही सब कुछ शुरू हो गया, बड़ी गलत बात है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते अभिराज ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो बार बार सभी गेस्ट के चेहरे देख रहे थे जो कि हैरानी से मिरांश को देख रहे थे और खुसुर फुसुर कर रहे थे। अभिराज एकदम से तेज आवाज में बोले, मिरांश बेटा, तुम्हारे बिना तो कुछ अच्छे से होता ही नहीं है, तुम्हारा ही तो इंतजार था। ये सुनते ही रिदम को एकदम से खांसी आ गई। वहीं मिरांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। रिदम हैरानी से कभी अभिराज को तो कभी मिरांश को देख रही थी। अभिराज के बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज, इतनी मीठी बात सुनकर उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो सच में अभिराज के मुंह से मिरांश बेटा सुन रही थी। मिरांश अभिराज की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या बात है दादा श्री, आज आपको मेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। अभिराज वैसे मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, अपने छोटे पोते पर प्यार तो आएगा ही। बोलकर उन्होंने एकदम से मिरांश को अपने गले लगा लिया। मिरांश धीरे से बोला, दादाश्री कहाँ बिजनेस की दुनिया में घुस गए? एक्टर होना चाहिए था आपको, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप। अभिराज वैसे ही मुस्कुराते हुए धीमी सी आवाज में बोले, कोई नाटक मत करना मिरांश रघुवंशी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, आपसे बुरा कोई है भी नहीं बताऊं? अभिराज झट से बोले, चुप, कोई नाटक नहीं। मिरांश बिना कुछ बोले अभिराज फिर दूर हो गया। वो अभी भी मुस्कुराते हुए अभिराज को देख रहा था, जो खुद अपने होठों पर एक नकली मुस्कुराहट लिए उसे देख रहे थे, पर उनकी वो मुस्कुराहट देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो नकली थी। रिदम धीरे से बोली, बाप रे, कितने अच्छे एक्टर है ये। मुझे नहीं पता था कि अभिराज अंकल की एक्टिंग इतनी अच्छी है। बोलते हुए वो शिवम और धानी की तरफ बढ़ गई। शिवम के पास पहुंचते ही रिदम उसे देखकर बोली, हेलो भाई, आपको मेरी याद नहीं आई? शिवम ताना मारते हुए बोला, याद तुम्हें नहीं आती है? मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। यू नो बेबी, कभी खुद से भी कॉल कर लोगी ना तो इज्जत नहीं कम हो जाएगी तुम्हारी। ये सुनते रिदम की स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो धीरे से बोली, आप मुझे ताना क्यों मार रहे हो? सॉरी, मैं कॉल कर नहीं पाई क्योंकि थोड़ा बिजी थी। अभी कल एक इंटरव्यू लिया मैंने, वो 2-3 दिन में टेलीकास्ट होगा तो थोड़ा बिजी हो गई। शिवम कुछ बोल पाता कि तभी धानी रिदम का हाथ पकड़कर बोली, अब तुम खड़ी क्यों हो? मेरे पास आकर बैठो। बोलकर उसने रिदम को अपने पास बैठा लिया। रिदम सामने गिफ्ट देखते हुए बोली, इतने सारे गिफ्ट, बच्चे के लिए बहुत सारी चीज आई होगी ना? मुझे पता है, हम सिसोदिया पैलेस जाकर खोलेंगे। धानी हैरानी से बोली, तुम सिसोदिया पैलेस रहोगी? रिदम उसे देखकर बोली, भाभी ऐसे कैसे, सब कुछ छोड़ दूं, आना तो बनता है ना। आफ्टर ऑल मैं इस बच्चे की बुआ हूं, मुझे उसके गिफ्ट देखने हैं। धानी एकदम से मुस्कुरा कर बोली, मेरा भी दिन आएगा जब तुम प्रेग्नेंट होगी। ये सुनते ही रिदम कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। उसने तिरछी नजरों से धानी को देखा और फिर वो दूसरी तरफ देखने लगी। प्रेगनेंसी का थॉट रिदम का दिमाग में कभी आया ही नहीं और धानी के मुंह से ये सुनते ही उसके दिमाग में कुछ चीज चलने लगी थी। वही मिरांश अभिराज से दूर होकर तुरंत एक तरफ चला गया, जहां पर अनामिका चुपचाप खड़ी अपने फोन पर कुछ कर रही थी। मिरांश अनामिका को देखकर बोला, मेरा बिग ब्रो किधर है? अनामिका उसे देखकर बोली, अभी तक आया नहीं है, वो एक मीटिंग के लिए गया था, मैं इंतजार कर रही हूँ, उसको मैसेज किया, वो बोल रहा है कि रास्ते में है, 15 मिनट में आ जाएगा। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, ओके नो प्रॉब्लम। बोलकर वो जाने के लिए आगे बढ़ गया। तभी अनामिका उससे बोली, कुछ पूछना है मुझे तुमसे। ये सुनते मिरांश के कदम रुक गए और उसने मुड़कर अनामिका को देखा। अनामिका कुछ सोचते हुए बोली, साहित्य और तुम्हारे बीच कोई लड़ाई हुई है क्या? मिरांश धीरे से बोला, नहीं, मेरी उससे कुछ दिनों से बात नहीं हुई है। अनामिका कंफ्यूजन से बोली, तो फिर हुआ क्या है? मतलब ऐसे कैसे?
मिरांश बीच में बोला, क्या हुआ है, किस बार में बात कर रही हो तुम? अनामिका उसे देखकर बोली, कल साहित्य बहुत गुस्से में था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसने कहा कि उसने सबसे ज्यादा जिस पर विश्वास किया था उसने उसकी उम्मीद तोड़ दी। मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वो बिना कुछ बोले चला गया। आई थॉट कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ होगा। अनामिका की पूरी बात सुनने के बाद है मिरांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अनामिका खुद से बोली, गॉड क्या हो रहा है? एक तो ये मिरांश मुझे समझ में नहीं आता और साहित्य मुझे इस इंसान की टेंशन हो रही है। बोलकर उसने एक बार साहित्य को फिर से मैसेज किया। वही थोड़ी देर में साहित्य की गाड़ी बाहर पार्किंग में आकर रोकी, वो तुरंत गाड़ी से उतरा और आगे बढ़ गया। साहित्य जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी नज़र सीधे सामने रिदम की तरफ चली गई जो कि धानी और शिवम के बीच बैठी हुई थी और शिवम के कान में कुछ बोल रही थी। रिदम को देखते हुए साहित्य के दिमाग में देव की वो बात गूंगी जो कि ये थी कि शादी से पहले मुंबई के एक इवेंट वाली रात को रिदम सिसोदिया ने मिरांश रघुवंशी के साथ एक रात बिताकर आई थी। ये याद आते ही साहित्य ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वहीं रिदम जब शिवम को कुछ बोल रही थी उसे अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। रिदम की नज़रें एकदम से साहित्य की तरफ चली गई। वो मन में बोली, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी तो बात भी नहीं हुई। तभी शिवम उसके सामने चुटकी बजाकर बोला, व्हाट हैपन? रिदम एकदम से उसे देखकर बोली, कुछ नहीं भाई, बोलकर हल्का सा मुस्कुराए और फिर शिवम से बातों में इन्वॉल्व हो गई। इधर अनामिका साहित्य के पास आकर बोली, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हारे चक्कर में मैं एंडी मिरांश से बात कर ली। साहित्य उसे देखकर बोला, मिरांश वो आया है यहाँ पर? अनामिका कुछ पल रुककर बोली, ऑफ कोर्स आया है, जब रिदम आएगी तो वो भी तो आएगा ही ना। साहित्य कुछ पल रुककर बोला, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। बोलकर उसने एक बार अपनी नज़र चारों तरफ घुमाए और फिर एक नज़र अनामिका को देखकर सीधे उस डायरेक्शन में चला गया जहां पर मिरांश का अपना आउट हाउस था, जहां पर जाने की किसी को परमिशन नहीं थी, जहां पर साहित्य भी कभी नहीं जाता था। अनामिका खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वही रिदम ने भी साहित्य को जाते देख लिया था। वो शिवम से बोली, भाई मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ओके? बोलकर तुरंत उठ गई और साहित्य के पीछे जाने लगी। रिदम वहां जा ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, तुम मिरांश की बीवी हो ना? ये सुनते ही रिदम ने अपने सामने खड़ी एक लेडी को देखा जो कि उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जी आप कौन? वो लेडी कुछ पल रुककर बोली, मैनर्स नहीं है तुम्हारे पास? चलो मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं धानी की मासी, मतलब तुम्हारी मासी ही लगूंगी। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, ओके अच्छी बात है, अब मैं जाऊं? वो लेडी फिर से बोली, कितनी बदतमीज हो तुम। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही रिदम राहत की सांस लेकर बोली, जान बची मेरी। बोलकर वो फिर से जाने वाली थी कि तभी फिर से उसे किसी ने बुला लिया। रिदम मन में बोली, क्या किस्मत है, जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा है। बोलकर वो सीधे उसी डायरेक्शन में चली गई जहां से उसे कुछ लोगों ने बुलाया था। वही साहित्य सीधे मिरांश के हाल में पहुंचा। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, उसे मिरांश वहां पर कहीं नहीं लिखा। वो मिरांश को ढूंढते हुए सीधे एक बड़ी बालकनी में पहुंचा, जहां पर मिरांश खड़ा आराम से अपनी सिगरेट एंजॉय कर रहा था और चांद की तरफ देख रहा था। साहित्य ताना मारते हुए बोला, अपने खुद के भाई की जिंदगी में तमाशा करके कितने सुकून से खड़े हो ना तुम यहाँ पर। ये सुनते ही मिरांश ने एकदम से मुड़कर साहित्य को देखा। उसने अपनी सिगरेट नीचे गिराकर वापस से साहित्य को देखा पर कुछ बोला नहीं। साहित्य उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, बहुत विश्वास करता था मैं तुम पर, अपना भाई मानता था, सगा भाई मानता था, जबकि हो तुम मेरे सौतेले भाई। तुमने कभी मुझे वो प्यार वो रिस्पेक्ट नहीं दी और मैं बिना उम्मीद के तुम्हारे लिए खड़ा रहा, लेकिन क्या मिला मुझे बदले में? धोखा। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, लिसन बिग ब्रदर, बातों को रेलवे स्टेशन की रेल लाइन की तरह घुमाना बंद करो, सीधे तरीके से बोल दो, अच्छा लगेगा, वरना मैं जा रहा हूँ। साहित्य धीरे से बोला, धोखा क्यों दिया तुमने मुझे? मिरांश बोरियत भरे लहजे में बोला, सीरियसली अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि सीधे तरीके से क्या बोलना होता है? यू नो वॉट, डू वटेवर यू वॉन्ट। बोलकर वो साहित्य के एक तरफ से होकर 2 कदम आगे बढ़ गया। तभी साहित्य तेज आवाज में बोला, रिदम के साथ मेरी शादी से पहले एक रात बिताई तुमने। अपनी सगाई के दिन उसे प्रपोज किया और शादी वाले दिन दूल्हे के आउटफिट की जो हेरा फेरी हुई थी वो तुमने की। ये सुनते ही मिरांश के कदम रुक चुके थे और वो बिना किसी भाव के सामने देख रहा था।
उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब साहित्य एकदम से मिरांश की तरफ मुड़ा और उसके सामने आकर बोला, एक बार बोल देते कि तुम्हें रिदम पसंद है तो छोड़ देता मैं उसे। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच में छोड़ देते बिग ब्रदर? उसका सवाल सुन साहित्य बिल्कुल शांत हो गया। मिरांश 2 कदम पीछे हटकर बोला, मेरी शक्ल पर बेवकूफ़ लिखा है या फिर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझसे बड़े हो तो मुझे पागल बना करके कुछ भी बोलोगे? साहित्य जैसे कुछ बोलने को हुआ तभी मिरांश फिर से बोला, मैं अगर तुमसे ये बोलता कि प्रिंसेस मुझे पसंद है, प्रिंसेस से मैं प्यार करता हूँ बिग ब्रदर, तो तुम प्रिंसेस को छोड़ दो तो तुम नहीं छोड़ते। सबसे पहले रीजन अभिराज रघुवंशी अपने ग्रैंडफादर के खिलाफ तो जाने कि तुम्हारी औकात है नहीं, राइट? दूसरा रीजन भी कुछ है, वो मुझे नहीं पता पर कुछ तो है। ये सुनते ही साहित्य ने अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली। तभी मिरांश फिर से बोला, नज़र चुराने का फ़ायदा नहीं होगा मुझसे साहित्य रघुवंशी। कन्फर्म करने का बहुत शौक है ना, तो फिर करो, सच्चाई के साथ करो, आई एक्सेप्ट कि मैंने किया। सो वॉट? ये सुनते ही न जाने साहित्य को क्या हुआ, उसने एकदम से आगे बढ़कर मिरांश का कॉलर पकड़ा और चिल्लाकर बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे धोखा देने की? मिरांश रघुवंशी, प्यार दिया मैंने तुम्हें, इज्जत दी, अपना भाई माना और बदले में ये दिया तुमने मुझे ब्लडी एहसान फरामोश। मिरांश धीरे से बोला, एहसान? बिग ब्रदर एहसान किया तुमने मेरे ऊपर, डू हेल विद योर एहसान। बोलकर उसने साहित्य को एकदम से धक्का दिया, जिस वजह से साहित्य 2 कदम लड़खड़ा गया। इधर बाहर रिदम कुछ लोगों के साथ बैठी हुई थी जिन्होंने उसका दिमाग खराब कर दिया था। उसके और मिरांश के बारे में पूछते हुए उनमें से कुछ लड़कियां थी जो मिरांश की फैन थी और वो उसकी फ़ोटो लेना चाहती थी, पर रिदम ऐसा होने नहीं देने वाली थी। एक लड़की रिदम को देखकर बोली, आप प्लीज़ मिस्टर रघुवंशी के साथ मेरी एक फ़ोटो दिलवा दो, प्लीज़, बस एक फ़ोटो, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, वो भी अपने कॉलरबोन पर, इतना चलेगा क्या प्लीज़? रिदम मन में बोली, मेरा पति और मेरे पति से इसे ऑटोग्राफ चाहिए, वो भी कॉलरबोन पर, बेशर्म कहीं की। तभी वो लड़की फिर से बोली, आप सुन रही हो मेरी बात? रिदम एकदम से खड़ी होकर बोली, सुन रही हूँ, मैं मिरांश रघुवंशी को बुलाकर लाती हूँ, वो आएगा तभी तो फ़ोटो लेगा। बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल गई। इधर साहित्य एकदम से मिरांश को देखकर बोला, यू नो वॉट, तुम हो एहसान फरामोश, किसी चीज़ के लायक नहीं हो। पहले तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को परेशान किया, उनकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की, तुम्हारी सो कॉल्ड मदर ने मेरी माँ के पति को छीनने की कोशिश की और फिर तुमने मेरी होने वाली बीवी छीन ली, कोई फर्क नहीं है तुम माँ बेटों में। साहित्य के इतना कहते ही मिरांश ने एकदम से आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। साहित्य का चेहरा एक तरफ झुक गया। तभी मिरांश की नजरें पीछे गेट पर खड़ी रिदम की तरफ चली गई जो कि हैरानी से उन दोनों को देख रही थी।